हेलो स्टूडेंट, सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट हम लोग गैसेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कोई भी अगर गैस होता है तो वो किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। हम लोग जानते हैं कि गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं और इट कैन एक्सपैंड ऑल्सो। सो जिस जिस पैरामीटर्स पे गैस डिपेंड करता है वो है प्रेशर, volume, third is temperature, and the fourth is moles. That is, pressure is represented by P, volume V, temperature T and moles N. तो सबसे पहले हम लोग गैस लॉस के बारे में पढ़ेंगे। सो गैस लॉज में अगर हम लोग देखें वेरिएबल्स या फिर पैरामीटर्स तो वहाँ पर ये चार चीज़ पे डिपेंड करता है, डेट इज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मोल्स। मतलब अगर इन सब में से हम लोग किसी भी पैरामीटर्स में चेंज लाएंगे तो बाकी सारे पैरामीटर्स भी अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर गैस लॉज में हम लोग क्या करते हैं, इन चारों पैरामीटर्स में से किसी भी दो पैरामीटर को, मीन्स एनी ऑफ टू, हम लोग किसी भी दो को यहाँ पर कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं और रिमेनिंग टू पर में हम लोग रिलेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखेंगे जिसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ सबसे पहले है क्या? सो इट इज अ काइंड ऑफ गैस लॉ जहां पर हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखते हैं, जहां पर हमें टेम्परेचर एंड मोल्स को कांस्टेंट मानना होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मोल्स क्या होता है। सो मोल्स एक तरह से फिक्स क्वांटिटी होता है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बॉयल्स लॉ का डेफिनेशन क्या कहता है? सो इट स्टेट्स दैट volume of a given mass of dry gas is inversely proportional to its pressure at a constant temperature. So it states that the volume of a given mass of dry gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature. इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप फिक्स मास ले रहे हो, दैट मीन्स ये यहां पर ये बताना चाह रहा है कि आपका मोल्स कांस्टेंट है। उसी तरह से कांस्टेंट टेम्परेचर बता रहा है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अगर हम इन दो पैरामीटर्स पे, मीन्स मोल्स पर और टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो हम यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देख सकते हैं। और यहां पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट रिलेशन क्या है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम अपने आप डिक्रीज करेगा। सो रिलेशन इज P इंक्रीजेज देन वॉल्यूम डिक्रीजेज। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज आपके पास एक वेसल है और यहां पर एक पिस्टन है और हमने यहां पर किसी गैस को फिल कर दिया। तो आप जब यहां पर किसी वेट को प्लेस करोगे, आई मीन यहां पर जब प्रेशर अप्लाई करोगे, तो जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि पिस्टन नीचे आएगा। तो जब पिस्टन का पोजीशन नीचे हो जाएगा तो ये सारे गैस कंप्रेस हो जाएंगे, दैट मीन्स कि इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। सो प्रेशर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो यहां से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। आप जानते हो कि जब हम लोग यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो इक्वल्स टू साइन आएगा, और जब भी हम लोग इक्वल्स टू प्लेस करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलेंगे K। सो इट इज K/V। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि इस V को जब हम P से मल्टीप्लाई करेंगे तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट K। इसका मतलब जो किसी भी गैस का अगर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस हम कंसिडर कर रहे हैं किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसका इनिशियल प्रेशर
और उसका वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स अगर आप प्रेशर को मान लेते हैं कि इनिशियल प्रेशर P1 है और इनिशियल वॉल्यूम V1 है, तो इन केस अगर हम उसके प्रेशर में चेंजेस लाएं, सपोज हम प्रेशर को इंक्रीज करके हम P2 कर देंगे, तो वॉल्यूम अपने आप डिक्रीज होकर के V2 हो जाएगा, सच दैट इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वही फाइनल वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट होगा। तो हमें बॉयल्स लॉ से क्या रिलेशन पता चला कि इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम, दैट इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। और ये कैसे निकला? क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो इनिशियल केस हो चाहे वो फाइनल केस हो। अब हम यहां पर एक रिलेशन निकाल के छोड़ देते हैं, इसका हमें फर्दर यूज होगा। तो यहां से अगर प्रेशर वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर। मींस जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, सिमिलरली वॉल्यूम डिक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज करेगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान के छोड़ रहे हैं। अब हम लोग चार्ल्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। So, Charles' law states that the volume of a given mass of dry gas is directly proportional to its absolute, that means Kelvin temperature, if the pressure is kept constant। चार्ल्स लॉ ये बता रहा है कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट मीन्स कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें और मोल्स फिक्स है क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि गिवन मास, सो यहाँ पर मोल्स एंड प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। दैट मीन्स हमारे पास 4 पैरामीटर्स क्या थे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स। तो हमारा प्रेशर और मोल्स जब कांस्टेंट है तो हम इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन स्टडी कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इन दिस चार्ल्स लॉ वी विल स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो रिलेशन ये बता रहा है कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। आप जान रहे हो कि अगर हम किसी भी गैस को हीट करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, जिससे वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रैंडमनेस आ जाता है उस मॉलिक्यूल्स में और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। दैट मीन्स वो एक्सपैंड कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो फ्रॉम दिस रिलेशन यहां से हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई T। हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल्स टू जब लगाया तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट इंसर्ट किया K। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि V अपॉन T इक्वल्स टू K, मीन्स वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स इनिशियल वॉल्यूम अगर हम V1 कंसिडर करें एट टेम्परेचर T1 तो जो वॉल्यूम T2 टेम्परेचर पे होगा उसे V2 मान सकते हैं। तो इन दैट केस यहाँ पर V1 अपॉन T1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। मीन्स अगर हम फाइनल टेम्परेचर T2 कर दें तो उस अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम आएगा उस दोनों का वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर फाइनल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इनिशियल। यहाँ पर हम इस V इज प्रोपोर्शनल टू T को इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। आप इसे याद करने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो, आप सिर्फ 3 पैरामीटर्स याद रखो, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर आप बॉयल्स लॉ के बारे में बात करते हो तो आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, बी टेक आपने सुना होगा, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स बी फॉर बॉयल्स लॉ
एंड टी फॉर टेम्परेचर। इसका मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। उसी तरह से आप चार्ल्स लॉ, दैट मीन्स कैटरपिलर याद रखो। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन स्टडी करते हैं चार्ल्स लॉ में। तो अब हम इस दोनों गैस इक्वेशंस मीन्स बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके हम लोग गैस इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो टिल नाउ वी स्टडीड दैट, हमने पहला पढ़ा था बॉयल्स लॉ, जिसमें हमने रिलेशन देखा कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर, दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। फिर हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, जहां पर हमने देखा कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ रिलेटेड होता है। मीन्स हम लोग जब वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। सो नाउ अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दे तो हम यहां से बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेटेड है एंड टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। नाउ यहाँ पर अगेन हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके इक्वालिटी साइन देंगे, फिर एक कांस्टेंट इंसर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज k अपॉन p मल्टीप्लाइड बाई t। अब इन पैरामीटर्स को जो चेंज करता है दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसे हम उधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो इट इज v मल्टीप्लाइड बाई p t इक्वल्स टू k। दैट मीन्स इसको हम प्रॉपर वे में लिखें तो इट इज pv अपॉन टेम्परेचर T इक्वल्स टू K। तो हमें यहाँ पर एक रिलेशन मिला, दैट मीन्स प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है और इसे ही हम गैस इक्वेशन बोलते हैं। दैट मीन्स इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई फाइनल वॉल्यूम अपॉन फाइनल टेम्परेचर, जिसे हम P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 बोलते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि इन सारे केसेस में हमने गैस को हमेशा फिक्स माना है, दैट मीन्स मोल्स हर जगह कांस्टेंट है। अब एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई भी गैस है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो रिमार्केबली चेंज करता है। अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर या प्रेशर में चेंजेस लाते हैं तो वॉल्यूम का तो फिर अब एक्चुअली कोई भी गैस होते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ हाईली अफेक्ट होता है। मतलब अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज लाएंगे तो गैस के वॉल्यूम में तुरंत चेंज आ जाता है। दैट मीन्स अगर हम दो डिफरेंट पर्सन्स अगर सेम गैस को अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर पे मेजर करेगा तो उस केस में दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एक स्टैंडर्ड प्रेशर को एज्यूम करना होगा। उस केस में हम लोग स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जिसे हम STP के नाम से जानते हैं। STP का मतलब हो गया कि हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू को फिक्स कर लिया कि जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो हम इतने ही टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी चीज को मेजर करेंगे। तो टेम्परेचर के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री C, जिसे हम केल्विन स्केल में 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। आप जानते होंगे कि अगर हम किसी भी डिग्री C को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे उसमें हमको 273, ऐसे तो 273.15 एग्जैक्ट वैल्यू होता है, बट अप्रॉक्स हम लोग 273 उसमें ऐड करके उसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमें प्रेशर या फिर अगर एटमॉस्फेयर में देखें तो 1 atm और 760 mm
or in other words we can say 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये हमारा 3 डिफरेंट यूनिट्स में प्रेशर का वैल्यू है जिसे स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। बट बिफोर कंटिन्यूइंग दिस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वंस अगेन वी विल लुक बैक द चार्ल्स लॉ। तो हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। बट आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि टेम्परेचर के कितना इंक्रीज करने से वॉल्यूम में कितना चेंजेस आएगा। तो सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें इनिशियल वॉल्यूम था V0 और टेम्परेचर हमने मान लिया 0 डिग्री। तो सपोज 0 डिग्री पर अगर वॉल्यूम V0 है तो अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री पर हमें वॉल्यूम मिला V0, तो अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा दें तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि जो नया वॉल्यूम होगा वो पहले से तो कुछ ज्यादा ही होगा। तुमसे लिख सकते हैं V0 प्लस एक्स, बट यहां पर ये x क्या है? x वो है जितना वॉल्यूम इंक्रीज किया। सो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x मींस इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा? तो चार्ल्स लॉ ने बताया कि अगर हम इस पूरे कंप्लीट वॉल्यूम को, सपोज ये पूरा कंप्लीट वॉल्यूम है, अगर इस पूरे कंप्लीट वॉल्यूम को हम 273 पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसे सपोज हमारे पास अगर 3 लीटर है किसी भी चीज का वॉल्यूम, तो अगर हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट 1 लीटर होता है। उसी तरह हमारे पास इनिशियल जो टोटल वॉल्यूम था उसका अगर हम 273 पार्ट्स में अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो जो ईच पार्ट होगा दैट इज 1/273 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। सो अगर हम लोग 0 डिग्री से 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस केस में जो हमारा रिजल्टेंट टेम्परेचर एट 1 डिग्री होगा, वॉल्यूम एट टेम्परेचर 1 डिग्री, दैट विल बी इनिशियल वॉल्यूम प्लस 1/273 टाइम्स द वॉल्यूम V0। उसी तरह से अगर हम 0 डिग्री से 2 डिग्री टेम्परेचर कर दें तब जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? तो इनिशियल वॉल्यूम प्लस V0 अपॉन 273 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री से टी डिग्री ले जाएं, मतलब टेम्परेचर टी कर दें, सपोज टी इज एनी वैल्यू, तो वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी दैट विल बी V0 प्लस इनिशियल वॉल्यूम उसका 273 पार्ट मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन टू फाइंड द वॉल्यूम। Now we will learn about Gay-Lussac's law of combining volume. So, Gay-Lussac law of combining volumes. So, Gay-Lussac's law of combining value. When gases react, they do so in volumes which bear a simple ratio
to one another and to the volume of the gaseous product, provided that all the volumes are measured at the same temperature and pressure. इसका मतलब कि अगर हम डिफरेंट गैसेस को सेम टेम्परेचर या प्रेशर पर अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन H2 और इसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये फॉर्म करता है वाटर H2O। अगर इसे हम बैलेंस करें, यहाँ पर 2 लगेगा, फिर यहाँ पे, तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट है हाइड्रोजन का, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर H2O वाटर का कोएफिशिएंट 2 है। तो अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को या फिर किसी भी 2 गैसेस को या मल्टीपल गैसेस को अगर हम सेम टेम्परेचर या प्रेशर पे कंबाइन कराते हैं तो वो हमेशा होल नंबर रेशियोज में कंबाइन होते हैं। मतलब यहाँ पर कभी भी फ्रैक्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको हमेशा होल नंबर रेशियोज मिलेंगे। और ये जो गे-लुसैक लॉ है ये हमेशा गैसेस के लिए ही वैलिड है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर प्रेशर काफी लो रखेंगे तो ये जो वाटर है वो भी हमें गैसियस स्टेट में मिलेगा, डेट इज वाटर वेपर के फॉर्म में। तो जब भी गैसेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। आप यहाँ पर और भी एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे सपोज हमारे पास नाइट्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है इट फॉर्म्स अमोनिया NH3। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे 3 और यहाँ पे इट इज ऑलरेडी बैलेंस। सो हियर 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ऊपर में रेशियो था 2:1:2, सिमिलरली यहाँ पे भी सिंपलेस्ट रेशियो है 1:3:2। So always gases react in the simplest whole number ratios if all gases are taken at same temperature and pressure. So this is all about the Gay-Lussac's law. अब हम लोग देखेंगे कि Gay-Lussac law पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। तो हमारा क्वेश्चन है what volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of acetylene and what would be the volume of carbon dioxide form। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिटाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H2। ये आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप सारे इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम फॉर्मूला जान जाओगे। इसे बर्न कराना है तो हम इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, हमेशा 2 ही प्रोडक्ट फॉर्म करता है, वन इज CO2 एंड द अदर इज H2O। अब इसे बैलेंस करने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पर 2 कार्बन है, हम यहाँ 2 प्लेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2, 2, 4 और यहाँ पर 5 है। तो हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 5 तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम 2 को एलिमिनेट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप बोल रहे होगे कि हमने कभी फ्रैक्शन में बैलेंस नहीं किया है, तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए अब इस 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हमारा रिएक्शन अब बैलेंस हो चुका है, दैट इज इन द रेशियो 2:5 टू प्रोड्यूस 4:2। अब हम यहाँ पर ये सारे के सारे गैसेज हैं, तो हम यहाँ पर 2 वॉल्यूम्स, 5 वॉल्यूम्स, 4 वॉल्यूम्स और ये जो है H2O, ये हमेशा ये वाटर है हमारा, तो हम इसे वॉल्यूम नहीं कंसिडर करेंगे। इसका वॉल्यूम हम कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये गैस नहीं है, ये एक लिक्विड फॉर्म है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा सो दैट हम 200 ml एसिटाइलिन को बर्न कर पाए। तो आप देख रहे हो कि 2 वॉल्यूम्स, आप यूनिटरी मेथड्स पढ़े होंगे मैथ्स में, आप देख रहे हो कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ C2H2 combines with 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जब 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन का 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो फिर हमें निकालना है कि 200 ml कितने के साथ कंबाइन करेगा।
तो हम यहाँ से पहले 1 वॉल्यूम का भी फाइंड कर सकते हैं. दैट मीन्स 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन C2H2 कंबाइंस विथ, आप कम वॉल्यूम का फाइंड कर रहे हो इसलिए हम डिवाइड करेंगे, कंबाइंस विथ 2/5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो हमें 200 ml का फाइंड करना है. देयरफॉर 200 ml ऑफ C2H2 दैट इज एसिटाइलिन कंबाइंस विथ 5/2 multiplied by 200 ml of oxygen. It is 100 it will come, so it is 500 ml of oxygen. तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा. सो द ऑक्सीजन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 500 ml. अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा. तो आप देख सकते हो कि यहां पर कौन सा चीज है जो कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया. एक्चुअली यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन एम्पल अमाउंट में, आप जितना चाहिए उतना एनवायरमेंट में अवेलेबल है. तो यहां पर ऐसा कुछ लिमिटिंग रिएजेंट की बात नहीं है. तो हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है. तो 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन 4 वॉल्यूम मींस अपना डबल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है. तो हम लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं 2 volumes of C2H2 produces 4 volumes of CO2. Therefore, 1 volume of C2H2 produce 4/2 volume of CO2. Therefore, 200 ml of C2H2 will produce 4/2, that is 2 multiplied by 200 ml of CO2. It comes 400 ml of CO2. तो हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा. सो इट इज 500 ml ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, और CO2 कितना फॉर्म करेगा. सो इट कम्स 400 ml ऑफ CO2 इज फॉर्म. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर्स ऑफ क्लोरीन आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड, व्हाट विल बी द कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैसेस मिक्सचर. हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर HCl गैस फॉर्म करेगा. इसे हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे. दैट मीन्स हमारा कोएफिशिएंट्स क्या हुआ 1, 1 एंड 2. मीन्स 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl. लेकिन एक्चुअल में हमारे पास हाइड्रोजन है कितना, तो इट इज अवेलेबल इन 6 लीटर. क्लोरीन कितना है 5.6 लीटर. और यहां पर HCl का फॉर्मेशन होगा. चूंकि ये प्रोडक्ट है तो ये अभी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता है, प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म करता है. तो हमें इस रिएक्शन में पहचानना होगा कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन है. लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए. इसका मतलब लेकिन ये नहीं हुआ कि जो कम अमाउंट में है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा. आप किसी किसी रिएक्शंस में देखोगे वो कम अमाउंट में होकर के भी वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है. इनफैक्ट जो ज्यादा अमाउंट में वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है. सो लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द रिएक्शन कि वो कितना उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी है. आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन 1:1 रेशियो में कंबाइन होता है. मतलब अगर ये 1 लीटर है तो उसको क्लोरीन भी 1 लीटर चाहिए. उसी तरह अगर ये 2 लीटर है तो उसको कंबाइन करने के लिए हाइड्रोजन भी 2 लीटर चाहिए. तो अगर हम इस दोनों को एक एक करके रिलेट करें, अगर 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के साथ, तो इसका मतलब 6 वॉल्यूम दैट मीन 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन को 6 लीटर क्लोरीन चाहिए. तो क्या यहाँ पर 6 लीटर क्लोरीन अवेलेबल है? तो हमारा जवाब है नहीं. उसी तरह इसका मतलब ये क्लैरिफाई हो रहा है कि यहाँ पर क्लोरीन जो है वो कम अमाउंट में, मतलब ये पूरा 6 लीटर रिएक्ट
हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ नहीं कर पाएगा। अगर हम यहां से रिलेट करें तो हम देख सकते हैं, सिंस 1 लीटर क्लोरीन 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, तो इसका मतलब 5.6 लीटर क्लोरीन भी 5.6 लीटर हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट कर पाएगा। दैट मीन्स यहां पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बच जाएगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जो रिएक्शन में पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाए, दैट मीन्स क्लोरीन। तो हम इससे रिलेट करेंगे, वी विल राइट 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन reacts with, or you can say combines with 1 volume of hydrogen। तो हम यहां से बोल सकते हैं, इसका मतलब 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन combines with 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर यहां पर हमारे पास कुछ हाइड्रोजन है जो अनयूज्ड रह जाएगा, इसका मतलब अनयूज्ड हाइड्रोजन कितना होगा हमारे पास। सो टोटल लीटर है 6, जिसमें से यूटिलाइज कितना हुआ है 5.6 लीटर, तो बच कितना गया 0.4 लीटर। दैट मीन्स 0.4 लीटर हाइड्रोजन क्या है, ये हमारा रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर में ये भी कंट्रीब्यूट होगा। अब हमें फाइंड करना है कि हमारे पास कितना HCl का फॉर्मेशन होगा। तो HCl का फॉर्मेशन निकालने के लिए हम हमेशा उसी रिएक्टेंट से रिलेट करेंगे जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्लोरीन है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मतलब 5.6 लीटर of chlorine will produce 2 multiplied by 5.6 liter, that is 11.2 liter of HCl will be formed। तो फिर हम यहां पर आंसर में यहां पे लिख देंगे रिजल्टिंग मिक्सचर unused hydrogen equals to 0.4 liter and HCl formed equals to 11.2 liter। तो इस तरह से आप बाकी न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रोस लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखेंगे, तो अगर डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम भी सेम है, तो उस केस में वो दोनों गैसेस या मल्टीपल गैसेस के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। सपोज अगर हम 2 लीटर हाइड्रोजन कंसिडर करते हैं और 2 ही लीटर ऑक्सीजन भी कंसिडर करेंगे, अगर दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर भी अगर सेम होगा, तो उस केस में दोनों गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अगर इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो फिर दूसरा वाला भी गैस सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेगा। तो यहां पर एक उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इफ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस A कंटेन्स Y मॉलिक्यूल्स, सो हाउ मच मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस B विल बी प्रेजेंट इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ B अंडर सेम कंडीशन। तो यहां पर हमने देखा कि हमारे पास 2 डिफरेंट गैस है, गैस A और गैस B। दोनों गैस का टेम्परेचर और प्रेशर हमने सेम रखा है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ कि अगर दोनों गैस का वॉल्यूम सेम होता है, तो इसका मतलब दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होता है। तो इन केस अगर यहां पर मेंशन है कि गैस A 50 सेंटीमीटर क्यूब है और यहां पर इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Y है, सो इन केस अगर गैस B का भी वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो उस केस में इसका भी वॉल्यूम Y ही होगा, क्योंकि दोनों गैसेस का कंडीशन सेम है। लेकिन एक्चुअल में गैस B का वॉल्यूम इसका जस्ट हाफ है, दैट इज वॉल्यूम इज हाफ। सो अगर वॉल्यूम आधा है, तो इसका मतलब उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसका जस्ट हाफ होगा। सो इसका मतलब कि हमारे पास जो गैस B है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Y/2 होगा। सो दिस इज द आंसर।
So I have attached the numerical problems in the description list on my video. So you go through all the numericals. In case of any query, just ask.